Hello students, welcome to all about civil. कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कि कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, यानी कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ों को मिला के हम कंक्रीट बनाते हैं। तो बेसिक रूल जो इसके लिए है वो रूल हम पढ़ चुके थे, 10-20-30-40 रूल। 10-20-30-40 रूल क्या है कि 10% सीमेंट होता है, 20% एयर होता है, एयर एंड वाटर, 30% सैंड एंड 40% ग्रेवल। तो ये जो 10-20-30-40 रेशो है ये एकदम बेसिक है। देखो सबको ऐड करोगे 10 + 20 + 30 + 40 100% हो गया। तो किसी भी मिक्स में हम इस टाइप से एक क्वांटिटी मिक्स करते हैं, लेकिन ये बेसिक रूल है। फिर ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हमने जैसे कहीं पर कुछ कंडीशन है, कहीं पर हमें कुछ और स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम उसके बेसिस पर अलग अलग ग्रेड्स बनाते हैं। ग्रेड्स जैसे अलग अलग मिक्स होते हैं, जैसे M20 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया, M35 हो गया। तो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो ये ग्रेड्स किस बेसिस पर हम बनाते हैं? अलग अलग स्ट्रेंथ के बेसिस पर और अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर। तो ये बेसिक रूल है, यानी कि हर जगह 10-20-30-40 नहीं होता, पर अप्रॉक्सीमेट अगर हम देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग ये रूल हम फॉलो करते हैं, 10-20-30-40%। फिर हमने कंक्रीट मिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहला था सीमेंट। सीमेंट में हमने पढ़ा था कि सीमेंट वैसे तो बहुत ही कम परसेंटेज होता है, जैसे हमने अभी 10-20-30-40 रूल के अंदर भी देखा कि सीमेंट बस 10% है। तो बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, बाकी मटेरियल की तुलना में अगर हम देखें तो सीमेंट काफ़ी कम है। लेकिन भले ही ये कम मात्रा में यूज़ होता हो, कम मात्रा में हम इसको मिलाते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हम मिक्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये बाइंडिंग मटेरियल है, ये सबको बांध के रखता है। तो इसलिए ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, यानी कि ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। अब सीमेंट एक ग्लू की तरह, एक गोंद की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हैं कंक्रीट के अंदर, मिक्स के अंदर, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एग्रीगेट्स हो, तो वो सब मिक्स रहते हैं। तो ये सब सीमेंट की वजह से होता है। सीमेंट क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी है सीमेंट के अंदर जो सबको एक साथ बांध कर रखती है, ग्लू की तरह। फिर हमने इसमें 5 टाइप्स पढ़े हैं कि कौन कौन सा टाइप कौन कौन सी कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने एयर एंड वाटर देखा था। एयर एंड वाटर होता है किसी भी मिक्सचर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें उसमें एयर की प्रेजेंस चाहिए, यानी कि भले ही थोड़ी अमाउंट में हो, लेकिन हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर एयर नहीं होगी और कंक्रीट को कहीं पर एक्सपेंड होना होगा, मतलब फैलना होगा कंक्रीट को, तो उस टाइम पर अगर एयर नहीं होगी तो क्रैक्स आ जाएंगे। तो एयर वहाँ पर तो हेल्पफुल है, लेकिन अगर एयर बहुत ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से भी, अगर ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर टेम्परेचर अचानक से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, फिर से ज़्यादा हो रहा है, अगर ऐसा है तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो अगर जैसे एयर बबल्स हैं, यानी कि बुलबुले हैं एयर के, अगर वो अंदर हैं कंक्रीट के, तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं, पर ये अनट्रैप्ड एयर रहती है। तो इसकी वजह से श्रिंक किया जा सकती है, श्रिंक हो सकता है, और कंक्रीट क्रैक भी हो सकता है। फिर इसके बाद वाटर के बारे में हमने पढ़ा था। बाकी सारी चीज़ों में वाटर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास सीमेंट है, आपके पास सैंड है, आपके पास बजरी है, हर एक चीज़ है जिससे आपको कंक्रीट बनाना है, लेकिन सिर्फ आपके पास पानी नहीं है तो हम कंक्रीट नहीं बना सकते। तो कंक्रीट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सीमेंट बाइंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबको बांध के एक साथ रखने के लिए सीमेंट इम्पॉर्टेंट है, और मिक्सचर को
इस फॉर्म में लाने के लिए कि हम उसको यूज़ कर सकें, किसी भी शेप में उसको ढाल सकें, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम मिक्स बना देते हैं। फिर हमने देखा था जितना ज़्यादा हम वाटर डालेंगे मिक्सचर में, स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, और वाटर जितना कम रहेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन वाटर पे एक चीज़ हमारा निर्भर करती है, हम कितना वाटर डाल रहे हैं, वर्केबिलिटी कितनी है, ये पानी पर निर्भर करता है। वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी होती है काम करने का जो तरीका है उसमें आसानी, यानी कि किसी भी काम करने की जो आसानी है, किसी भी काम को करने की आसानी को हम बोलते हैं वर्केबिलिटी। अगर कंक्रीट सोचो आप, बहुत ही ज़्यादा पानी पानी, हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, तो उससे हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो शेप नहीं अटेन हो पाएगी, उसमें से पानी अलग निकलने लगेगा और बहुत टाइम लग जाएगा सूखने में, तो ये ज़्यादा पानी के साथ दिक्कत है। और अगर हमने पानी बहुत कम ऐड किया है तो मिक्सचर ढंग से मिक्स नहीं हो पाएगा, तुरंत ही वो हार्ड हो जाएगा। तो हमारे लिए कम पानी में भी दिक्कत है और ज़्यादा पानी में भी दिक्कत है। तो हमें वाटर और सीमेंट का रेशो है उसको ध्यान में भी रखना पड़ता है। तो जनरली वाटर सीमेंट रेशो हम रखते हैं 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में। अब जैसे जैसे रेशो बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे कंक्रीट वीक होता जाएगा, कंक्रीट हल्का होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। यानी कमज़ोर का सेंस स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दे पाएगा, ज़्यादा कंप्रेशन संपीड़न नहीं झेल पाएगा और लोड नहीं सह पाएगा। और ये चेक करने का हमारे पास तरीका होता है स्लम्प टेस्ट। जब इस टॉपिक पर आएंगे तो हम स्लम्प टेस्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेवल एंड सैंड। As you can see, gravel and sand aggregates make up about 70% of the mixture. अब जैसे हमने देखा 10, 20, 30, 40 रूल देखा, तो 10% क्या था? सीमेंट था 10%, 20% था वाटर एंड एयर, 30% क्या था? सैंड, और 40% क्या था? ग्रेवल। तो अगर हम देखते हैं तो सैंड और ग्रेवल मिला के कितना हुआ? 30 + 40 यानी कि लगभग 70%। तो अगर हम किसी मिक्सर में देखते हैं तो ग्रेवल और सैंड को मिलाकर लगभग 70% तो मिक्सचर का हो ही जाता है। दिस हाई परसेंटेज मेक्स द मिक्सचर मोर इकोनॉमिकल। अब ये जो परसेंटेज है, अब देखो आप, सैंड और ग्रेवल, सैंड भी ज़्यादा महंगा नहीं आता और ग्रेवल भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट। अगर हम सीमेंट की कॉस्ट देखें तो एक सीमेंट का जो बैग है वो कितने का आता है? 50 kg का रहता है, और उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है अगर हम 50 किलो रेत की बात करें तो 70% हमारे यहाँ से जितना भी मिक्स में हमें चीज़ चाहिए 70% ग्रेवल और सैंड से कवर हो जाता है। तो 70% यहाँ से कवर हो गया, और जो कि बहुत ही सस्ती चीज़ है, तो हमारे यहाँ से इकोनॉमिकल मिक्स बन जाता है, यानी कि हम पैसे बचा सकते हैं, इकोनॉमिकल हो जाता है। As gravel and sand are both stronger and more cost effective than the cement. अब ग्रेवल और सैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यानी कि कॉस्ट इसकी सीमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अ गुड रेडी मिक्स विल इंक्लूड proportion amount of both large and small gravel. अगर हम कोई अच्छा एक मिक्सचर लेते हैं तो किसी भी अच्छे मिक्सचर के अंदर दोनों चीज़ें होंगी, जो लार्ज एग्रीगेट्स हैं यानी कि जो ग्रेवल हैं, जो कि बजरी हैं, तो उनका भी एक सही अमाउंट होगा, और जो स्मॉल एग्रीगेट हैं, छोटे एग्रीगेट हैं, छोटे एग्रीगेट में क्या आता है? रेत, रेत के पार्टिकल्स देखे होंगे आपने, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स ग्रेवल आ जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सैंड आ जाता है। तो ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसमें ग्रेवल और सैंड दोनों होते हैं। तो ऐसा मिक्सचर अगर हमारे पास है जिसमें लार्ज पार्टिकल भी हैं, बड़े पार्टिकल भी हैं जो कि ग्रेवल के हैं, और छोटे पार्टिकल भी हैं जो कि सैंड के हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं गुड रेडी मिक्स, यानी कि एक अच्छा मिक्सचर।
The reason for this is that the gravel makes up the majority of the ready mix, and the smaller sand particles do a good job of filling in any extra spots that could otherwise be filled by unwanted air pockets. अब देखो इस बात का क्या मतलब है। ये जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है कि अच्छे मिक्स के अंदर लार्ज एग्रीगेट भी होना चाहिए, यानी कि ग्रेवल, बजरी, और साथ में सैंड भी होना चाहिए, बारीक एग्रीगेट। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर ग्रेवल होगा तो ग्रेवल के बीच बीच में काफ़ी स्पेसेस होंगी। सिर्फ हमने ग्रेवल डाला है यानी कि बजरी डाली है तो आपने देखा होगा बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने फुटबॉल ले ली, बहुत बड़ी बड़ी सी नॉर्मल साइज़ वाली फुटबॉल ले ली, तो फुटबॉल को जब हम एक साथ सबको रख देंगे लाइन से तो उनके बीच में स्पेस रहेगी। अब इतनी स्पेस रहेगी कि जो टेनिस वाली बॉल है या फिर क्रिकेट वाली बॉल है वो उसके बीच में आ सकती है। तो अब ग्रेवल को आप समझो, जो बजरी है उसको समझो फुटबॉल, और जो सैंड पार्टिकल है उसको समझो आप टेनिस वाली बॉल। टेनिस वाली बॉल छोटी है तो जितने पार्टिकल्स फुटबॉल के बीच में बचे हैं, सारी फुटबॉल्स रखी हैं, फुटबॉल्स के बीच में जितना स्पेस था, जितनी जगह बची थी, वो सब जगह में हमने टेनिस की बॉल को घुसा दिया। तो जब हमारे पास ग्रेवल होता है तो ग्रेवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाती है, तो उस स्पेस में एयर भी जा सकती है। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर एयर बहुत ज़्यादा होती है तो उससे श्रिंकेज, सिकुड़न और क्रैक्स कंक्रीट के अंदर आ सकते हैं। तो कंक्रीट को अगर हमें श्रिंकेज और क्रैक से बचाना है तो हमें ये जो बीच की जगह है ग्रेवल की, बजरियों की, इसे भी हमें कवर करना है। तो हम उसके लिए उसमें रेत मिक्स करते हैं, सैंड को मिक्स करते हैं। तो यहाँ से सैंड मिक्स हो जाता है तो जितना भी बीच की स्पेस है वो भी कवर हो जाती है, साथ में एक अच्छा मिक्सचर भी बन जाता है। Well, there be you have get it. The ingredients that combine to create the most widely used building material in the world, concrete. तो हमने पढ़ लिए हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं कंक्रीट के अंदर। As you can see, each ingredient and its ratio impacts the final ready mix quality and type. तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि हर एक इंग्रेडिएंट एक पर्टिकुलर रेशो में हम लेते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में लेते हैं, और साथ में उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी अपनी विशेषताएं हैं, खासियत हैं अपनी अपनी, जिससे कि जो हमने मिक्स बनाया है उस पर फ़र्क पड़ता है। वाटर ज़्यादा डालेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, वाटर कम डाला तो स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, लेकिन हमें वर्केबिलिटी को भी देखना है, काम करने का जो तरीका है वो भी आसान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। ग्रेवल एंड सैंड आप यहाँ से रीड कर लो। और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा लास्ट लेक्चर में, सीमेंट के बारे में, और फिर एयर एंड वाटर के बारे में। और यहाँ से आपने ग्रेवल और सैंड तो पढ़ ही लिया है। तो वो टॉपिक वहाँ से हमने बेसिक देख लिया था, अब हम इसको हिंदी में भी कवर कर लेते हैं। तो टॉपिक था कंक्रीट की मूल बातें, एक ठोस मिश्रण के लिए आवश्यक सामग्री, यानी कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है कंक्रीट बनाने के लिए। तो कंक्रीट हज़ारों वर्षों से है, एक बहुत लोकप्रिय निर्माण सामग्री है।
सिर्फ कुछ बुनियादी सामग्रियों से बना ठोस ग्रह पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मानव निर्मित पदार्थ है। ठीक है, मैन मेड है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। अन्य संयुक्त निर्माण सामग्री की तुलना में मनुष्य अधिक ठोस उपयोग करता है, यानी कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं कंक्रीट क्या होता है एक्चुअली में। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण सामग्री में क्या आता है? तो सबसे पहले 10, 20, 30, 40 रूल। कंक्रीट सीमेंट, हवा, पानी, रेत और बजरी का मिश्रण। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कंक्रीट के अंदर हमारे पास सीमेंट होता है, हवा, पानी, रेत और बजरी को मिलाकर हम एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो ये इतना सिंपल है, लेकिन सिर्फ इतना ही सिंपल नहीं है कि सबको जितना मन किया कि एक बैग सीमेंट डाल दिया, 2 बाल्टी पानी डाल दिया, जितना रेता था उतना रेता डाल दिया। तो ऐसे नहीं होता, इतना सिंपल नहीं है। हमें हर एक चीज़ को एक फिक्स्ड क्वांटिटी में लेना होता है। तो जैसे कंक्रीट मिश्रण लगभग 10% सीमेंट, 20% हवा और पानी, 30% रेत और 40% बजरी से बना है। इसे 10, 20, 30, 40 नियम कहा जाता है। अब 10, 20, 30, 40 रूल जो है, 10% सीमेंट है इसके अंदर, 20% हवा और पानी है और 40% बजरी से बना है। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? 10, 20, 30, 40 नियम हम इसे बोलते हैं। हालांकि अनुपात सीमेंट और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो अब जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के अंदर जो हम मिलाते हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंक्रीट मिक्स सामग्री और उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहला है हमारे पास सीमेंट। हालांकि सीमेंट मिश्रण का सबसे छोटा प्रतिशत बनाता है। सीमेंट अगर हम देखें तो सबसे कम यूज़ होता है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर सीमेंट को हम सबसे कम यूज़ करते हैं। जैसे अभी 10, 20, 30, 40 जो हमने रूल पढ़ा है, नियम पढ़ा है, उसके अंदर भी 10% सीमेंट हम यूज़ कर रहे थे। तो बाकी सबसे हमने कम यूज़ किया है सीमेंट को, यानी कि सबसे कम यूज़ होने वाला सीमेंट है। यह कंक्रीट में आवश्यक घटक है और ये इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक घटक है। सीमेंट गोंद के रूप में कार्य करता है जो सब कुछ एक साथ रखता है। अब मैंने बताया था सीमेंट को एक साथ रखने के लिए सीमेंट की वजह से सब एक साथ रहते हैं, जितने भी चीज़ें कंक्रीट के अंदर हम मिक्स करते हैं। जो सब कुछ एक साथ रखता है यह भी है कि एक बार रखे जाने के बाद तैयार मिश्रण को सख्त करने की अनुमति देता है। आप किस तरह का कंक्रीट बनाना चाहते हैं, इसके आधार पर सीमेंट के 5 अलग अलग प्रकार हैं। तो अलग अलग प्रकार क्या हैं? टाइप 1 है। टाइप 1 का उपयोग अधिकांश आवासीय कार्यों के लिए किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया था कि टाइप 1 जो है वो ज़्यादातर जो आवासीय एरिया है, आवासीय कार्यों के लिए, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया, चाहे वो हमने घर बनाए हों, चाहे वो फ्लैट्स हों, तो जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम टाइप 1 को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद टाइप 2 मध्यम सल्फेट स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। टाइप 3 का उपयोग जलवायु में किया जाता है। टाइप 4 का उपयोग औद्योगिक प्लेसमेंट जैसे विशेष आदेशों के लिए किया जाता है, यानी कि अगर हमें कुछ स्पेशल बनाना है, ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पर मौसम तुरंत चेंज हो रहा है या फिर हमें पानी में कंस्ट्रक्शन करना है और हमें एक अलग तरीके का सीमेंट वहाँ पर चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर टाइप 4 का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टाइप 5 का उपयोग अत्यधिक सल्फेट स्थितियों में किया जाता है। जो काफ़ी सल्फेट की स्थितियाँ हैं जहाँ पर सल्फेट बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम टाइप 5 का यूज़ करते हैं। तो हिंदी में यहाँ से आप सीमेंट का पढ़ लो।
चलो नेक्स्ट देखते हैं वायु और जल। तो वायु और जल मिश्रण के प्रभावी होने के लिए कंक्रीट में कुछ मात्रा में वायु प्रवेश की आवश्यकता होती है। यानी कि कंक्रीट को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि कंक्रीट को हमने ऐसा बना दिया कि उसका यूज़ हो पाए, वो सही हो, स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, तो हमें कुछ मात्रा में वायु की ज़रूरत उसमें पड़ती है। अब ये छोटे बबल, छोटे बुलबुलों की फॉर्म में, छोटे बुलबुले के रूप में रहता है। तो मिश्रण के प्रभावी होने के लिए कंक्रीट में कुछ मात्रा में वायु प्रवेश की आवश्यकता होती है। एयर एंट्रेंस सीमेंट यह सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त पानी को फ्रीज पिघलना चक्र के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिले। हालांकि इन हवा के बुलबुले को सूक्ष्म रूप से छोटा होना चाहिए, वरना उलझी हुई एंट्रैप्ड एयर, जो अंदर रह जाती है एयर, उलझी हुई हवा में बदल जाएगी, जो सिकुड़ने और टूटने की ओर ले जाती है। तो मैं यहाँ से बात क्लियर है कि एयर एंट्रेंस सीमेंट जो होता है वो सुनिश्चित कर देता है, वो इंश्योर कर लेता है कि जो अतिरिक्त पानी है वो फ्रीज चक्र के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। यानी कि अगर फ्रीज होना है तो जम जाता है, और अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो पिघल के बाहर आ जाता है। तो ऐसी फॉर्म में वो रहता है। और छोटे होने चाहिए बुलबुले, जिससे कि उलझी हुई हवा बाहर आ सके। मिश्रण बनाने में शामिल अन्य सभी आवश्यक सामग्रियों के बीच पानी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंगूठे के एक नियम के रूप में जितना अधिक पानी आप मिश्रण में डालेंगे उतना ही कठोर मिश्रण को कम ताकत मिलेगी। बहुत अधिक पानी शामिल होने पर संकोचन और दरार भी संभावित होती है। अतिरिक्त पानी अंततः कठोर कंक्रीट से बाहर निकल जाएगा, जिससे कंक्रीट सिकुड़ जाएगा और अंततः दरार हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये बात भी क्लियर है कि पानी अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो कंक्रीट वीक हो जाएगा और ये ज़्यादा पानी बहकर बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से कंक्रीट सिकुड़ जाएगा और क्रैक आ जाएंगे उसमें। पानी की एक आदर्श मात्रा को पानी से सीमेंट अनुपात में मापा जा सकता है, जो कि 0.5, 0.4 से 0.6 के बीच में होनी चाहिए, 0.4 से 0.6 के बीच में होनी चाहिए। अनुपात जितना अधिक होगा कंक्रीट उतना ही कमज़ोर होगा। अपने कंक्रीट की घुलनशीलता का परीक्षण करने का अच्छा तरीका एक स्लम्प टेस्ट है। स्लम्प टेस्ट हम जो करते हैं, स्लम्प टेस्ट इसका तरीका है। यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपके मिश्रण में बहुत अधिक पानी है या नहीं। तो यहाँ से हमें वायु और जल का भी पॉइंट क्लियर है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.6 के बीच होना चाहिए, और रेशियो इससे ज़्यादा होता है तो वो वीक होने लगता है। बजरी और रेत, जैसा कि आप देख सकते हैं, बजरी और रेत समुच्चय मिश्रण का लगभग 70% बनाते हैं। मेन जितना भी है 70% उसमें रह रहा है। यह उच्च प्रतिशत मिश्रण को और अधिक किफ़ायती बनाता है, क्योंकि बजरी और रेत सीमेंट की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक लागत प्रभावी है। एक अच्छे तैयार मिश्रण में बड़ी साइज़ की बजरी होती है और छोटे साइज़ का रेत होता है हमारे पास। दोनों की अनुपातिक मात्रा शामिल होगी, यानी कि जो एक अच्छा मिक्सचर है उसके अंदर बड़े पार्टिकल भी होंगे, यानी कि बजरी, और छोटे पार्टिकल जो है रेत, वो भी होने चाहिए। इसका कारण यह है कि बजरी तैयार मिश्रण के अधिकांश भाग को बनाती है और छोटे रेत कण किसी भी अतिरिक्त स्पॉट में भरने का अच्छा काम करते हैं, जो अन्यथा अवांछित वायु जेब से भरा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बड़ी बड़ी फुटबॉल्स अगर हैं, कोई भी बड़ी बॉल्स हैं जैसे कि फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, तो उसको अगर हम सब साथ में रखते हैं, एक रूम में भर देते हैं, तो बहुत सारी जगह बीच में उनके बच जाती है। बॉल के अंदर नहीं, बॉल के साइड में बहुत सारी जगह बच जाती है। तो वहाँ पर अगर हम टेनिस की बॉल को फिट कर दें या क्रिकेट की बॉल को फिट कर दें तो वो वहाँ पर फिट हो जाएंगी। तो ऐसे ही
जो बजरी होती है, बजरी के अंदर बहुत सारी स्पेस बची होती है, जिस स्पेस के अंदर हम रेत फिट हो जाता है किसी भी कंक्रीट के अंदर। तो ये थे मेन इंग्रेडिएंट्स, हमने हिंदी में भी कवर कर लिए हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट यहाँ से कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।